नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के इन न्यूज़ कार्यक्रम में हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत की, जिसे आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में। तो इस पर बात शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले समाचार देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि विमान वाहक पोत क्या होते हैं और आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का विमान वाहक पोत है। फिर ऐसे विमान वाहक पोतों के उद्भव और उनके विकास की एक छोटी सी कहानी हम जानेंगे कि कहाँ से ये शुरू होते हैं और कैसे इनका विकास होता है। आईएनएस विक्रांत के कुछ स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का विमान वाहक पोत है, वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या खूबियां हैं। फिर इतिहास देखेंगे ऐसे विमान वाहक पोतों का कि कहाँ से शुरू होते हैं और भारत में इनका इतिहास जानेंगे। स्वदेशीकरण यानी कि भारत में ये कैसे आते हैं और भारत ने इनको बनाने के लिए जो तकनीक है वो कहाँ से प्राप्त की है और भारत आगे इसमें क्या करने वाला है। एयरक्राफ्ट कैरियर की दरअसल भारत को आवश्यकता क्यों है, उस पर बात करेंगे कि कैसे ये भारत की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। इसके बाद इसका असर क्या होगा भारत पर भी और वैश्विक स्तर पर भी, और भारत के पड़ोसी देशों पर भी इसका क्या असर होने वाला है उसको जानेंगे। और फिर देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है भारत के लिए, कि कैसे भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ा के क्या ऐसे अन्य विमान भी भारत बनाना चाहता है या बना सकता है। और अंत में एक प्रश्न फिर आपके लिए जो आपको आपकी तैयारी में और ज्यादा मदद कर सकता है। समाचार देखते हैं। जैसा कि आप सुबह से देख रहे होंगे, आईएनएस विक्रांत को भारत के नौसेना बेड़े में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में शामिल किया गया, तो ये खबर थी। अब देखते हैं कि विमान वाहक पोत क्या होते हैं। विमान वाहक पोत दरअसल समुद्र में एक बहुत बड़ा किला होता है किसी भी देश के लिए, जहां पर उनके सैन्य विमान जो आ सकते हैं वहां से दोबारा टेक ऑफ कर सकते हैं, वो वहां से रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, और एक लंबी सपाट सतह के जैसा ये होता है जहां से विमानों का आना जाना लगा रहता है। आपने जो तस्वीर में भी देखा, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये बहुत बड़ा डेक उसका होता है और यहाँ से इसको स्की जंप कहा जाता है, जो आगे आप देखते होंगे इसके आगे जो विमानों को उड़ाने के लिए लगाया जाता है ताकि ये यहाँ से अपनी उड़ान भर सकें। तो एक स्की जंप होता है, बहुत बड़ी लंबी एक फ्लैट सतह होती है जहाँ से विमान अपना रनवे, जिसको बोलते हैं रनवे, लेकर के वो उड़ जाते हैं। काम कैसे करते हैं? शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसका क्या मतलब होता है? शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग का होता है कि ऐसे विमान जिनके पंख फिक्स होते हैं, जैसे आपने विमान देखे होंगे तो विमानों के पंख फिक्स होते हैं, तो ऐसे विमानों को जो शॉर्ट कैरियर होते हैं, छोटे विमान होते हैं, उनको उड़ाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उनका रनवे बहुत छोटा होता है और फिर जो स्की जंप तकनीक है, स्की जंप के थ्रू वो यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं, यानी कि वो दौड़ के इतना प्रेशर और इतना स्पीड जनरेट कर लेते हैं कि वो वहाँ से छोटी सतह से भी टेक ऑफ कर जाएं। और दरअसल ये छोटा नहीं है विमान, ये तो कुछ 262 मीटर्स का है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। कुछ 150 मीटर या उससे भी कम के कई ऐसे उदाहरण हैं जो टेक ऑफ कर सकते हैं इस तकनीक के जरिए। तो विमान को उतारने के लिए इस प्रकार की तकनीक का, एसटीओएल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, तो इनका उद्भव कहाँ से होता है। पहली बार ब्रिटिश नौसेना ने एचएमएस ऑर्गस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। एचएमएस यानी कि हर मैजेस्टी शिप, जो बड़े जहाज होते थे उनके लिए ये प्रयोग किया जाता था। तो एचएमएस ऑर्गस वाज द फर्स्ट वन जिसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग किया गया था ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्राथमिक चरण था उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था, और 7 दिसंबर 1941 को जो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था, जापानीज अटैक जो हुआ था, उसमें भी ऐसे विमान वाहक पोत का पहली बार प्रयोग किया गया था। यूएसएस लैंगली को मार्च 1922 में नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया था, और ये पहला ऐसा विमान वाहक पोत था, अमेरिकी वाहक था, जिसे प्रयोग किया गया था। जापानी वाहक होस्यो दिसंबर 1922 में सेवा में इसे प्रवेश दिया गया था। आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आईएनएस विक्रांत का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे पहली बार भारतीय नौसेना में संचालित किया गया था। जो पहला बड़ा विमान वाहक पोत था वो आईएनएस विक्रांत था। इसका जो पताका नंबर वो R11 था, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है जयेम सम युधि स्पृध, यानी कि मैं उन पर विजय प्राप्त करता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। ये ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन ये जिस सूत्र से लिया गया है उसकी दूसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति कहती है कि हम आपके द्वारा प्रदत्त आयुधों के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करते हैं जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, तो आयुध जो हमें प्रदान करते हैं, ये बेसिकली इंद्र देव की प्रशंसा में कहा गया एक श्लोक था, जिसकी दूसरी पंक्ति ये है। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को सामने में देखना बहुत आवश्यक है। हालांकि जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है विक्रांत का, वो है जयम सम युधि स्पृधा, यानी कि हम उनके खिलाफ लड़ेंगे जो हमसे लड़ाई करेंगे। विक्रांत का अर्थ होता है साहसी। इसे गीता के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक से लिया गया है,
जहां पर इस विशेषण का प्रयोग किया गया था और जानकारों का कहना है कि ये वहां से शामिल किया गया है। अब आईएनएस विक्रांत के बारे में हम कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे जो इसको आईएनएस विक्रांत बनाती हैं, इसको इतना बड़ा बनाती हैं, जायंट बनाती हैं। तो ये 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। ये इतना बड़ा है कि 2 फुटबॉल के मैदान इतने बड़े हो सकते हैं और इसमें करीब 43,000 टन विस्थापन करने की क्षमता है, यानी कि आप इतना इसका वजन मान सकते हैं। ये इतना विस्थापन जब समुद्र में जाता है तो इतना विस्थापन इसका होता है। करीब 28 समुद्री मील की अधिकतम डिजाइन गति इसकी है, यानी कि इतनी स्पीड से ये चल सकता है और 7500 समुद्री मील ये एक बार में दूरी इतनी तय कर सकता है। 18 मंजिलों का ऊंचा जहाज है और करीब 2400 डिब्बे इसके अंदर होंगे और करीब 1600 कर्मचारी इसमें एक साथ इसके चालक दल के रूप में कार्य करने वाले हैं। आगे देखते हैं आईएनएस विक्रांत की कुछ और खासियतें। ये शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी मॉडल का प्रयोग करता है। जैसा कि हमने पहले बात की, जो शॉर्ट कैरियर जो होते हैं वो जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसी तकनीक का ये भी प्रयोग करेंगे, यानी कि ये जो बहुत बड़ा डेक है इसको रनवे के तौर पे प्रयोग किया जाएगा और ये जो स्की जंप होता है यहाँ से इतना प्रेशर और स्पीड जनरेट करके विमानों को उड़ाया जाएगा। इसको बनाने में करीब 20,000 करोड़ की लागत आई है, लेकिन सरकार का कहना है कि 80 से 85% जो पैसा है वो वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में डाल दिया गया है। इसका मतलब होता है कि अगर 20,000 करोड़ में बना है तो करीब 16 से 17,000 करोड़ रुपया भारत की अर्थव्यवस्था में वापस डाल दिया गया है, क्योंकि इसका निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है जो कि एक भारतीय कंपनी है और इसको जो बनाने का काम किया है वो भी भारतीयों ने ही किया है। तो वो पैसा उनके वेतन के रूप में या अन्य किसी रूप में उनको वापस मिल गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। इसके अलावा जो पैसा है वो भारत ने अन्य तकनीक बाहर से खरीदने, जैसे रडार वगैरह अन्य तकनीकें जो हैं वो खरीदने के लिए भारत ने करीब 2 से 3,000 करोड़ रुपया एक अनुमान के तौर पर खर्च किया है। 76% इसमें स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। सामग्री यानी जो स्टील है वो उसका प्रयोग करीब 76% इंडियन है और 2000 सीएसएल कर्मियों को दूसरे के साथ रोजगार दिया गया। सीएसएल यानी कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो इसकी निर्माता कंपनी है उसके करीब इतने कर्मचारियों को इस एक परियोजना में रोजगार मिला और 13,000 लोगों को इससे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। मतलब वो इसके जैसे जो स्टील बना जहां बना तो वो जब वापस इसमें प्रयोग किया गया तो उन लोगों को भी इसी के वजह से रोजगार मिला। तो ऐसे करीब 13,000 लोगों का अनुमान है जिनको इसके निर्माण में रोजगार मिला है। अब आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ बातें और देखते हैं। इस पर करीब 30 विमानों के खड़े करने की जगह है और इसमें जो अन्य प्रकार के जो विमान है उसमें रूसी मूल का कैरियर बेस्ड जो विमान है MiG-29 के वो रहेंगे और उसके अलावा कोमोव 31 जो अगेन एक रशियन हेलीकॉप्टर हैं वो रहेंगे और अमेरिकी मूल के MH-60R जिन्हें मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है नौसेना में, वो इस पर रहेंगे। और अन्य जो और एडवांस जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको ALH बोलते हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, और जो हल्के लड़ाकू विमान हैं वो इस पर खड़े किए जाएंगे और यहाँ से उनका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ से किसी भी युद्ध की स्थिति में या अन्य किसी सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाएगा और इन जो हेलीकॉप्टर्स हैं या जो ये विमान वाहक पोत है इसका प्रयोग भी किया जाएगा। अब देखते हैं कि इतिहास क्या रहा है आईएनएस विक्रांत का। तो आईएनएस विक्रांत को HMS हरकुलिस के तौर पर भारत लेके आया था, यानी कि HMS हरकुलिस ये पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी में शामिल था। तो HMS हरकुलिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1943 में ब्रिटिश रॉयल नेवी का पार्ट था। इसके बाद 1946 में उन्होंने इसे अबैंडन कर दिया और 57 में भारत ने इसे खरीद लिया और 1961 में 61 में भारत इसे बेलफास्ट में अपनी रॉयल नेवी नेवी में शामिल करता है और 3 नवंबर 1961 को ये बॉम्बे हार्बर पर पहुंचता है, जहां से ये लगातार कार्यरत रहता है और बाद में इसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है। इसका नाम भी आईएनएस विक्रांत भारत रखता है। इसका प्रयोग भारत ने कहाँ किया? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, जिसे 1971 की लड़ाई या युद्ध हम कहते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, उसमें इसका प्रयोग किया गया, जहां इसने नेवी ब्लॉकेज का काम किया और रास्ते बंद करके पाकिस्तानी नौसेना जो थी उसके काम को बाधित किया। 3 जनवरी 1997 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया, फिर इसे एक संग्रहालय में रखा गया बॉम्बे हार्बर पर ही, और उसके बाद इसे आखिरकार नवंबर 2014 में खत्म करने के लिए छोड़ दिया गया और भारत ने अपनी जो दूसरी परियोजना थी, जो अभी आईएनएस विक्रांत की हम बात कर रहे हैं, उसकी परियोजना भारत की शुरू हुई थी, तब इसे नष्ट कर दिया गया था। स्वदेशीकरण
की बात करते हैं तो स्वदेशीकरण में भारतीयों ने ऐसा प्रयास किया 2003 में पहली बार कि भारत अपने खुद के ऐसे विमान वाहक पोत बनाए ताकि भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर घटे, साथ ही इकोनॉमी को कुछ फायदा हो, क्योंकि ऐसी परियोजनाओं में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और अगर भारत के पास ये तकनीक होती है, भारतीय बना सकता है, तो भारत निश्चित तौर पर इसके डिजाइन और इसके निर्माण पर कार्य शुरू करे, जिसे 2003 में मंजूरी मिली पहली बार। कोची शिपयार्ड लिमिटेड को इसका कार्यभार सौंपा गया कि आप बनाइए इसको, और जहाजरानी मंत्रालय को जहाज बनाने का काम सौंपा गया था, जिसने सीएसएल को इसे वापस दिया। सीएसएल के लिए भी ये पहला युद्धपोत निर्माण परियोजना थी, जिसे उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो जो विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत है, उसकी तैयारी के लिए नवंबर 2020 में इसके जो प्रणोदन और बिजली उत्पादन जो इसकी यूनिट है उसका चेक करने के लिए इसको पहली बार टेस्टिंग के लिए लेके आया गया था, और बाद में 4 अगस्त 2021 को कोची से पहली बार इसने समुद्री यात्रा शुरू की और 4 दिन बाद ये वापस लौट आया। तो पहली जो यात्रा थी, पहली जो शुरुआत इसकी करी गई थी, वो 4 अगस्त 2021 को करी गई थी। अक्टूबर 2021 में इसकी सेकेंड टेस्टिंग होती है और जनवरी 2022 में तीसरी बार इसका परीक्षण किया गया था, और एक फाइनल परीक्षण जो किया गया, चौथा और अंतिम, वो 10 जुलाई को इसी साल पूरा हुआ था, और अभी अगस्त में, सितंबर में इसको शामिल कर लिया गया भारतीय नौसेना के बेड़े में। 28 जुलाई को इसे नौसेना को सौंप दिया गया था और अभी 2 सितंबर को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अब देखते हैं कि भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत की अवस्थिति जो है समुद्र 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 कुछ इस प्रकार की है, तो भारत 3 तरफ से कह सकते हैं कि जल से घिरा हुआ है। तो वैसे में भारत की नौसैनिक क्षमता बढ़ाने और उसको और ज्यादा सशक्त करने की आवश्यकता हो जाती है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की कि चाइना सोलोमन आइलैंड और जो हिंद महासागर है उसमें अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। वो अपने डेट ट्रैप जो उसका एक स्कीम है, या कह सकते हैं कि जो उसकी योजना है, उसके जरिए बहुत सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको फंसाने का काम वो करता है, और फिर उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा के वो उनके समुद्री क्षेत्र का प्रयोग करना शुरू करता है। ये चाइना की रणनीति रही है। तो उस रणनीति को भारत ने समझते हुए सोलोमन आइलैंड में, हमने जैसे कल बात करी कि सोलोमन आइलैंड में चीन किस प्रकार से दखल देने की शुरुआत कर चुका है, कर्जे के जरिए या डिप्लोमेटिकली उनको अपने पक्ष में करने के लिए। तो ऐसे में, इस परिस्थिति में भारत के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो चाइना को कंट्रोल करने के लिए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपने लिए ऐसी नौसैनिक क्षमताएं विकसित करे जो चाइना को न सिर्फ युद्ध के स्तर पर काउंटर कर सकें, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक तौर पर भी उसका मुकाबला कर सकें। और जरूरी है कि भारत अपने जो उसके दूसरे साथी हैं, मसलन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, जापान, चाइना, जो इस तरह के देश हैं जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को एक चैलेंज देते रहते हैं, तो भारत को जरूरी है कि अपनी बराबरी करे उन देशों के साथ, अपनी नौसैनिक क्षमताओं की कम से कम बराबरी करे, और भारत ने आईएनएस विक्रांत के साथ ऐसा ही किया है। भारत की ब्लू वाटर नेवी निश्चित तौर पर इससे बहुत ज्यादा सक्षम होने वाली है। भारत की नौसैनिक क्षमता इससे बढ़ने ही वाली है, और एक कुलीन समूह यानी कि इलीट ग्रुप में भारत शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चाइना अभी तक हैं। तो भारत इस ग्रुप में शामिल होने वाला देश बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत बनेगा। भारत की इकोनॉमी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत बहुत अधिक पैसा इस पे खर्च कर सकता था अगर ये इंडिजिनियस ना होते। तो अभी भारत में इसके निर्माण की कीमत 20,000 करोड़ आंकी जा रही है। तो ये सारा पैसा अगर ये इंडिजिनियस नहीं होता तो ये पैसा भारत में नहीं आता, भारत में इसका निर्माण नहीं होता और ये पैसा हमें बाहर देना पड़ता। और सोचिए, अगर इस प्रकार के अन्य विमान वाहक पोत हम और खरीदते दूसरे देशों से, तो भारत को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान इससे हो सकता था। इसके बाद जो समकालीन अस्थिरता है उससे निकलने में भारत को मदद कर सकता है। भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ा के दूसरे देशों को कम से कम ये दिखा सकता है कि अब हमारे पास इतनी क्षमताएं हैं कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। विनिर्माण और निर्यात जो भारत की क्षमताएं हैं उनमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। भारत अगर इन पोतों का और ज्यादा निर्माण करता है तो हम इन्हें न सिर्फ अपने देश में प्रयोग कर सकते हैं बल्कि इनका निर्यात भी कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत को जो आर्थिक फायदे होंगे, साथ ही सामरिक फायदे भी इससे होंगे। अगर भारत किसी दूसरे देश को ऐसे विमान वाहक पोत गिफ्ट करता है तो निश्चित तौर पर इससे भारत को डिप्लोमेटिकली एक सफलता मिलेगी। आगे क्या हो सकता है? लगभग 65,000 टन का जो प्रस्तावित स्वदेशी विमान वाहक है, जो दूसरा होगा आईएनएस विशाल, उसको भी आगे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ऐसे और अन्य जो विमान वाहक पोत है वो बनाए जाएंगे। तो आईएनएस विशाल
वो दूसरा होगा जिसकी क्षमता 65,000 टन विस्थापन की होगी, यानी कि इतना उसका आप वजन मान सकते हैं। ये करीब 43,000 टन का हमने अभी INS विक्रांत बनाया है, तो इससे भी ज़्यादा, यानी कि इससे कम से कम 50% आप मान सकते हैं और ज़्यादा क्षमता का हम एक विमान वाहक पोत बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। भारत का जो विचार है इसको लेके वो ये है कि भारत के पास कम से कम 3 ऐसे विमान वाहक पोत होने चाहिए। यदि एक उनमें से रिफिट के लिए गया है तो 2 कम से कम भारत की सर्विस में हमेशा मौजूद रहने चाहिए, ये भारत चाहता है। और इसी के लिए भारत ने 2 अन्य जो विमान वाहक पोत हैं उनके निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं अंत में। प्रश्न है कि INS विक्रांत, INS विशाल और INS विक्रमादित्य किससे संबंधित है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये न्यूज़ कैसा लगा? आपकी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।